मौसी जी मजबूरी में दीप्ति के पास रहने तो आ गई थी, पर इस अनजान घर में मौसी जी को बड़ा अजीब व अटपटा सा लग रहा था। वे चारपाई पर लेटी हुई रात भर करवटें बदलती रहीं और बस यही सोचती रही कि पता नहीं कब सुबह होगी। रोज की तरह सुबह दीप्ति जल्दी उठ गई और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। दीप्ति सोच रही थी कि अब तो मौसी जी भी घर में है और आज उनका पहला दिन है, नाश्ता भी ढंग का होना चाहिए। उसने आलू उबालने के लिए रख दिए। सोचा पूरी के साथ आलू की सब्जी और अचार सही रहेगा, बाकी फिर माहौल के हिसाब से देखा जाएगा। खटर पटर की आवाज़ सुनकर मौसी जी उठकर किचन में आ गईं और बोली, क्या कर रही हो बहू? आपके लिए चाय बना रही हूँ। आप नाश्ते में क्या लेंगी मौसी जी? आप तो शाकाहारी है ना? दीप्ति ने हंसकर पूछा। हूँ तो पूरी शाकाहारी, लेकिन मेरे लिए कुछ खास बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो सब खाते हैं वही खा लूँगी, मौसी जी ने मुस्कुराकर कहा। अगर तुम लोग मांस मछली खाते हो तो मेरी चिंता मत करो, मैं छुआछूत नहीं मानती। ये बड़ी अच्छी बात है मौसी जी। हमारी बुआ जी जब कभी आती हैं तो सारे बर्तन अलग करवा देती हैं, नए बर्तन निकालने पड़ते हैं। दीप्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। अब मौसी आपकी तरह तो हर आदमी समझदार नहीं होता। दीप्ति ने थोड़ा मुंह बनाकर मौसी को चाय पकड़ाते हुए कहा। अब हमारे पिताजी को ही देख लो, बड़े तुनक मिजाज हैं, कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ। ये भी नहीं देखते कि मुझे दफ्तर जाने में देरी हो रही है। कभी कभी तो मैं भी बड़ी परेशान हो जाती हूँ। अब बुजुर्ग हैं, मौसी ने समझाते हुए कहा। समझने में तो समय लगता ही है। अब पत्नी के जाने के बाद उनका तुम लोग ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? दीप्ति को हंसी आ गई। मौसी के सारे रखरे राधिका ने पहले ही बता दिए थे। आपका कहना सच है मौसी, अपनी तरफ से तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते। दीप्ति बोली। बस कभी कभी सहना मुश्किल हो जाता है, तनाव भरा जीवन है ना। ये तो है, मैं क्या जानती नहीं, मौसी ने कहा। मेरे लिए कोई काम हो तो ज़रूर बता देना, दिन भर बैठी बैठी करूँगी भी क्या। ज़रूर बता दूँगी मौसी, अभी तो जाकर आप आराम कीजिए, दीप्ति ने मुस्कुराकर कहा। मौसी को सुनकर अच्छा लगा। नाश्ते के समय मौसी की मौजूदगी का ख्याल करके दीप्ति के ससुर मनोहर जी ने खुद पर काबू रखा और जो कुछ सामने रखा था चुपचाप खा लिया। दीप्ति तो डर रही थी कि पिताजी कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। मौसी क्या सोचेंगी। ऑफिस जाते समय दीप्ति ने रोज की तरह कहा, पिताजी आपका और मौसी जी का खाना बनाकर हॉट केस में रख दिया है। आज मैंने सूजी का हलवा भी बना दिया है, फ्रिज में रखा है। दीप्ति के ससुर मनोहर आदत के अनुसार ताना देते देते रुक गए। कहना चाहते थे, जैसे हलवा रोज बनाकर खिलाती है, क्या दिखावा कर रही है, पर मौसी को देखकर चुप हो गए। दीप्ति ने गहरी सांस ली। जब 11 बजे तो मनोहर जी को चाय की तलब लगी। ये उनकी रोज की आदत थी। थोड़ा झिझके पर कुछ सोचकर उठे और चाय बनाने लगे। किचन में आवाज़ सुनकर मौसी आ गईं। अरे हटिए, मैं चाय बना देती हूँ, मौसी ने अधिकार से कहा। नहीं नहीं, मौसी मनोहर जी के मुंह से निकला। मैं तो रोज ही बनाता हूँ और अच्छी भी। देखिए भाई साहब, मौसी ने मुंह सिकोड़ कर कहा, मैं आपकी मौसी नहीं हूँ। ये तो सच है, 100% सच है, मनोहर ने चिढ़कर कहा। लेकिन मैं भी आपका भाई साहब नहीं हूँ, मौसी को हंसी आ गई। चलिए, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अगर मैं बच्चों की मौसी हूँ तो आप इस रिश्ते से मेरे जीजा हो गए और आप मेरी साली। मनोहर जी खुलकर हंस पड़े। लीजिए, इसी बात पर मेरे हाथ की स्वादिष्ट चाय हाजिर है। दार्जिलिंग की शुद्ध पत्ती मंगवाता हूँ। दार्जिलिंग तो बहुत दूर है। मैं तो अपने आंगन की तुलसी की चाय बनाती हूँ, खुशबूदार और गुण संपन्न। मौसी ने चाय का घूंट लेकर कहा। सचमुच बहुत अच्छी चाय है। क्या कहूँ, इस घर में ना तो बहू इस समय चाय बनाती है और ना ही बनाने देती है। मन मार कर रह जाती हूँ। अब जब तक आप यहाँ पर हैं, हमारी मेहमान, रोज मैं आपको चाय पिलाऊंगा। मन मार कर नहीं, मन भर कर पीजिए। हंसते हुए मनोहर जी उठे और जूठे प्याले उठाने लगे। अरे अरे, मौसी ने प्याला पकड़ते हुए कहा।
अब कुछ काम मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। मनोहर जी मुस्कुरा कर रह गए। दरअसल वे जूठे बर्तन रोजाना ऐसे ही छोड़ देते थे। जब दीप्ति आती थी तो उठाती थी और उसे उनकी इस आदत से बेहद चिढ़ होती थी। वो सोचती थी कि पिताजी जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। 2 दिनों बाद मौसी ने कहा, बहू तुम्हें सुबह सुबह बहुत काम रहते हैं, तुम अपना नाश्ता पानी कर लिया करो, मैं खाली बैठी रहती हूँ, बाकी का काम मैं संभाल लूँगी। ऐसे मेहमानों की तरह कब तक बैठी रहूँगी? नहीं मौसी, दीप्ति ने विरोध किया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप थोड़े दिनों के लिए तो आई हैं, आप चिंता मत कीजिए। मुझे काम करने की आदत है। बहू मुझे अच्छा नहीं लगता, बस मैंने कह दिया, अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही है। मौसी ने लगभग डांटते हुए कहा। दीप्ति को मालूम था कि अपने घर में अगर उनसे कोई काम करने को कह दे तो मौसी अपनी बहू राधिका को मुसीबत कर देती थी। यहाँ तक कि माँ भी दुखी हो जाती थी। नहीं मौसी, आपको कुछ नहीं करना है, राधिका मुझसे झगड़ा करेगी। दीप्ति ने हट किया। कौन होती है राधिका? मौसी ने गुस्से से कहा। मैं जानती हूँ, उसने मेरी बड़ी बुराई की होगी। दरअसल वो मेरी लाचारी का फायदा उठाती है। कभी कभी तो सोचती हूँ मेरे सोनू मोनू की बहुएं ही क्या बुरी थी। अरे क्या आपकी बहुएं आपकी सेवा नहीं करती थी? दीप्ति ने ऊपरी सहानुभूति जताते हुए कहा। सच कितने अरमानों से लोग घर में बहू लेकर आते हैं। मौसी की अपनी बहुओं से बिल्कुल नहीं बनती थी, ये सब जानते थे, लेकिन दूसरे के मुंह से उनकी बुराई सुनना मौसी को अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं बहू, आजकल की हवा ही खराब है, वे इतनी बुरी भी नहीं है, मौसी ने मक्खी उड़ाते हुए कहा। अब तुम भी तो काम करती हो, इस बुढ़ापे में ससुर की पूरी सेवा करती हो, देखकर अच्छा लगता है। अगले जन्म में अच्छा ही फल मिलेगा। मौसी, अगला जन्म किसने देखा है? मैं तो पूरी स्वार्थी हूँ, सारे फल इसी जन्म में चाहती हूँ। दीप्ति ने मुस्कुराकर कहा। मौसी को भी हंसी आ गई। तू कितनी अच्छी बातें करती है। खैर, असल मुद्दा ये है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तू घर की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी। तेरे दफ्तर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीप्ति को डर लगा कि कहीं उसके ज़्यादा मना करने से मौसी बुरा ना मान जाए। जल्दी से उनकी बात मान ली। संतोष की गहरी और ठंडी सांस ली। इस चक्कर में अपने ससुर के चेहरे पर ढीली पड़ती सिकन दिखाई नहीं दी। रसोई का काम हाथ में आते ही मौसी के ढीले शरीर में चुस्ती आ गई। अब वे बेरोक टोक मनपसंद खाना बना सकती थी और मनोहर जी के मुंह से अपनी तारीफ भी सुन सकती थी। वे कभी कभी मनोहर जी की पसंद के नए नए व्यंजन बनाती। मनोहर जी भी बस उन पर निहाल हो गए। उनका चिड़चिड़ापन छूमंतर हो गया, खुशमिजाजी लौट आई। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका साथ देने वाला कोई मिल गया था, जो उनकी बातें पूरी सहानुभूति से सुनता भी था। अक्सर वे दोनों अपने सुख दुख की बातें कर लेते थे। उन्हें बहुत शांति मिलती थी। नज़दीकी बढ़ने से एक दूसरे को जीजा साली कहकर थोड़ी छेड़खानी भी कर लेते थे। जीवन सुखमय हो रहा था। दोपहर का समय काटने के लिए मनोहर जी ने टाड़ पर से कैरम बोर्ड उतार लिया था। ताश भी ले आए थे। खेलना तो खास आता नहीं था, एक दूसरे के अनाड़ीपन पर हंस भी लेते थे। देखते देखते 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। मौसी के जाने का समय आ गया। पड़ोसियों को भी मसाला मिल गया था। कानाफूसी करते थे कि बुढ़े बुढ़िया का कोई चक्कर चल रहा है। चलते फिरते कभी कभी हल्के फुल्के ताने भी कानों में पड़ जाते थे। नज़रअंदाज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दरअसल मौसी किसी की भी सगी मौसी नहीं थी, बस सबके लिए मुसीबत बनी हुई थी। दीप्ति और कार्तिक के घर रहने आने के पीछे एक लंबी कहानी थी। ये एक निष्कपट प्रयोग था। सपन दीप्ति के पति, कार्तिक का सहयोगी, सहकर्मी व मित्र सब कुछ था। एक दिन सपन को बहुत दुखी देखकर कार्तिक ने पूछ लिया कि आखिर बात क्या है यार? मेरी दूर के रिश्ते की एक मौसी है। मौसा जी की मृत्यु के बाद उसे कुछ ऐसा लगने लगा कि उसके दोनों बेटे और बहुएं उनकी उपेक्षा करते हैं। मौसा जी ने एक गलती ये की थी
कि मकान अपनी पत्नी के नाम नहीं किया था। एक दिन रो धोकर माँ के पास अपनी कहानी सुनाने आ गईं। ये कहकर सपन गिलास उठाकर जैसे ही पानी पीने लगा। कार्तिक बोला, मैं समझ रहा हूँ तू आगे क्या कहने वाला है। क्या पहले तू अपनी बात पूरी कर ले, फिर मेरी सुनना, कार्तिक ने कहा। तरस खाकर माँ ने उसे कुछ समय अपने पास आने व रहने का निमंत्रण दे दिया। वो तो मानो आने को तैयार बैठी थी, इसीलिए कुछ दिनों बाद ही अपनी गठरी लेकर आ गईं। सपन ने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। तो इसमें बुरा क्या हुआ, कार्तिक ने पूछ लिया। अरे अब वो जाने का नाम नहीं लेती। माँ ने कहा भी कि जाओ बेटों के पास, तो कहती है मुझे जहर लाकर दे दो। किसी घर में भी नौकरानी की तरह रह लूंगी, पर वहाँ नहीं जाऊंगी। सपन ने दुखी होकर कहा, यार तू कुछ समझा नहीं, इतनी सी बात होती तो दुखड़ा क्यों रोता। सपन ने कहा, दरअसल मौसी टेढ़े स्वभाव की है, माँ से तो कुछ कहती नहीं, राधिका से झगड़ती रहती हैं कि ये ऐसे क्यों कर दिया, तुझे सलीका नहीं है, तुझे ढंग का खाना बनाना नहीं आता, और भी न जाने क्या क्या। अब हम समझ गए कि क्यों मौसी की अपनी बहुओं से नहीं बनती थी, सब राधिका झेल रही है। हाँ, है तो ये विकट समस्या, कार्तिक ने स्वीकारा, पर यार हम भी कम नहीं झेल रहे हैं। मेरी समस्या कुछ हटकर है, लेकिन है कुछ तेरी जैसी ही। तू भी अपनी कहानी कह डाल, सपन ने मुस्कुराकर कहा। कहते हैं ना कि बांटने से दुख कम होता है और सुख बढ़ता है। कार्तिक के पिता मनोहर अच्छे इंसान हैं, दीप्ति से कभी कोई शिकायत नहीं की, उसके नौकरी करने पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। अपनी पत्नी के देहांत के बाद अकेलापन खलने लगा था, उदास भी रहते थे, और धीरे धीरे उनकी आदतें बदलने लगी। जो कुछ घर के कामों में हाथ बटाते थे, अब हाथ खींच लिया। खाली दिमाग तो होता ही है शैतान का घर। दीप्ति के काम पर जाने से उन्हें बुरा लगने लगा। सुना सुना कर कहते थे, घर में अकेले रहते हैं, कोई उनका ख्याल नहीं रखता। अगर सुबह का नाश्ता जल्दी बना दिया तो शिकायत, नहीं बना पाई तो भी मुसीबत। चाय बनाकर सामने रख दी तो अखबार पढ़ने लगे, और फिर चाय ठंडी हो गई तो डांट लगा दी। एक दिन तो हद ही कर दी। दीप्ति ने अंडा टोस्ट बनाकर व गरम दूध सामने रखते हुए कहा था, पिताजी नाश्ता रख दिया है, मैं दफ्तर के लिए तैयार होने जा रही हूँ। मनोहर जी ने सुन तो लिया, पर अखबार सामने से नहीं हटाया। काफी देर बाद ऊंची आवाज में बोले, बहू ये ठंडा नाश्ता क्या मेरे लिए था? पर पिताजी मैंने तो गरम बनाकर रखा था, और आपको बोलकर भी आई थी, दीप्ति ने शालीनता से ही कहा था। तभी कार्तिक सामने आकर बोला, मैंने खुद सुना था, दीप्ति ने आपको बताकर गरम नाश्ता रखा था। अब आप देर तक ना खाएं तो उसका क्या कसूर है? तू चुप रहे, मनोहर जी ने डांट कर कहा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? दीप्ति से रहा नहीं गया, वो बोली, आप क्यों झूठ बोलेंगे, हम ही झूठ कह रहे हैं। कुछ कहा तुमने? मनोहर जी ने अखबार नीचे फेंकते हुए कहा। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। दीप्ति दूध का गिलास उठाती हुई बोली, अभी गरम करके लाती हूँ, टोस्ट भी और बना देती हूँ। रहने दो बहू, तुम्हें दफ्तर पहुँचने में देर हो जाएगी। देर होगी तो तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटेगा, तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटेगा तो तुम रोते रोते मेरी बुराई करोगी। मनोहर जी ने कटुता से पूछा, मैंने ठीक कहा ना? कार्तिक ने दीप्ति को खींचते हुए कहा। हम जा रहे हैं पिताजी, देर हो रही है। जब रेखा आए तो उसी से गरम करवा लेना। वैसे आप भी इतना तो कर ही सकते हैं। दुखी होकर कार्तिक दीप्ति से कह रहा था। क्या करूं समझ नहीं आता, अचानक पिताजी को क्या हो जाता है। सारी झुंझलाहट तुम्हारे ऊपर ही उतारते हैं। चिंता मत करो, दीप्ति ने मुस्कुराकर कहा। झेलने के मामले में मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, ऐसा क्यों नहीं करती? कार्तिक ने सुझाव दिया। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर पिताजी की सेवा करो, शायद खुश हो जाएं। ना बाबा, दीप्ति ने सिहर कर कहा, ये तो मेरे लिए बड़ी सजा होगी। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। कार्तिक और सपन बहुत देर तक अपनी अपनी समस्याओं का विश्लेषण करते रहे।
और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी दिखाते रहे। बहुत दूर तक कोई हल नहीं सूझ रहा था तो पिताजी की समस्या है अकेलापन। सपन ने बहुत सोचकर कहा, अगर कोई साथी उन्हें मिल जाए तो शायद बात बन जाए, पर साथी कहाँ से लाऊं? कार्तिक ने निरुत्साह से कहा, क्या सौतेली माँ ले आऊं? अरे नहीं, इतनी दूर सोचने की जरूरत नहीं है। सपन ने कुटिल मुस्कान से कहा, मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। एक तीर से दो निशाने, बस तीर निशाने पर बैठना चाहिए। अब कुछ बोल भी, कार्तिक ने झुंझलाकर कहा। ध्यान से सुन, तू हमारी मौसी को 1 महीने के लिए अपने घर में रख ले। मौसी की आबो हवा बदल जाएगी और तेरे पिता को संग साथ मिल जाएगा। सपन ने कहा, हाँ, अगर तू भी परेशान हो जाए तो मेरा सिक्का पहले भी वापस कर सकता है। कार्तिक बहुत देर तक सोचता रहा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, बात में दम तो है, पर दीप्ति से पूछना पड़ेगा। ठीक है, हम चारों मिलकर कल एक मीटिंग रख लेते हैं। चारों ने मिलकर ये प्रयोग करने का निर्णय लिया। मौसी को बस इतना बताना था कि सपन राधिका और माँ को लेकर 1 महीने के लिए छुट्टी के लिए बाहर जा रहा है। तब तक मौसी का अपने एक मित्र के यहाँ रहने का बंदोबस्त कर दिया है। ये सुनकर पहले तो मौसी बहुत उखड़ी, पर उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। अकेले घर में रह नहीं सकती थी और बेटों के पास जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। योजना के अनुसार 1 महीना पूरा हो गया। कार्तिक व सपन सोच सोच कर घबरा रहे थे कि मौसी और पिताजी की क्या प्रतिक्रिया होगी। राधिका डर रही थी कि कहीं मौसी पुराने ढर्रे पर न आ जाएं। अब की तो वो उनका पूरा विरोध करेगी। दीप्ति सोच रही थी कि मौसी के जाने के बाद अगर पिताजी फिर से नखरे दिखाने लगे तो वो क्या करेगी। चलो मौसी, सपन ने कहा, हम आपको लेने आए हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, सोनू मोनू भी आपको याद कर रहे थे, वो आपको ले जाना चाहते हैं। सच? मौसी की आंखों में चमक आ गई। वे बोली, नहीं, तू झूठ कह रहा है, मैं बहुओं को जानती हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, सपन ने हंसकर कहा। वे तो शिकायत कर रहे थे कि मैंने आपको अगवा कर लिया है। मनोहर जी हंस पड़े। दरअसल तुम्हारी मौसी को तो मैं अगवा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी हैं, बड़ा मन लग गया है इनसे। ये सुनते ही सब हंस पड़े। मनोहर जी और मौसी झेप गए। क्या बात है पिताजी, चलाएं कुछ चक्कर? कार्तिक ने अपने पिताजी को छेड़ा। तुम लोग बड़े शरारती हो। मौसी के गाल सुर्ख लाल हो गए। मौसी, आप चली जाएंगी तो पिताजी आपको बहुत याद करेंगे, दीप्ति बोली। आपके बनाए कढ़ी बैंगन का भरता, लौकी के कोफ्ते, मूंग की दाल का हलवा और सभी चीज़ों की इतनी तारीफ करते हैं कि बस पूछो ही मत। काश मैं आपसे सीख पाती। अपनी तारीफ सुनकर मौसी का चेहरा खिल गया। अरे बस, ऐसे ही थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। वैसे तुम नौकरी पर जाती हो, इतनी फुर्सत कहाँ? राधिका ने मौसी के कमरे में झांकते हुए कहा। अरे मौसी, आपका सामान सब वैसा का वैसा ही पड़ा है। क्या अभी चलने का इरादा नहीं है? चलना तो है, पर सोच रही हूँ कि चलूँ या नहीं, मौसी ने हिचकते हुए कहा। क्यों? राधिका और सपन चौंक पड़े। बात ये है बहू कि दीप्ति के पैर भारी हैं। अब उसकी देखभाल करने वाला भी तो कोई घर में होना चाहिए ना, मौसी ने गंभीरता से कहा। अरे, और हमें पता भी नहीं, सब एक साथ बोल पड़े। राधिका ने दीप्ति का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़ी आत्मीयता से कहा। तुम तो बड़ी छिपी रुस्तम निकली। नहीं राधिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन समय ही नहीं मिल पाया। वैसे भी राधिका, जो बात मैं बताना चाहती थी वो तो मौसी जी ने सबको बता दी। इसीलिए अब तो सिर्फ खुशियाँ मनाओ। आखिरकार अब तुम भी तो बुआ बनने वाली हो। हाँ दीप्ति, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब तो मैं भी बुआ बनने वाली हूँ और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। दरअसल दीप्ति और राधिका का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता था, बिल्कुल 2 बहनों की तरह। दीप्ति मुबारक हो और कार्तिक भैया आपको भी। कार्तिक मुस्कुरा कर रह गया। रात में कार्तिक दीप्ति के पैर उठा उठा कर देख रहा था। कार्तिक, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो?
दीप्ति ने आश्चर्य से पूछा। अरे भाई, मैं पागल नहीं हो रहा हूँ, बस देख रहा हूँ कितने पैर भारी हैं तुम्हारे, कार्तिक ने शरारती अंदाज में कहा और बहुत तेज से हंसने लगा। दीप्ति ने शर्माते हुए कहा, छी बेशर्म कहीं के, और उसने अपने पैर खींच लिए। सुनो, कार्तिक ने गंभीरता से कहा, अब मौसी को दुनिया के सामने झुठला तो नहीं सकते, उनकी बात का मान तो रखना ही पड़ेगा। क्या कहती हो? बाहर किसी बात पर मौसी और मनोहर जी खिलखिलाकर हंस रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। उनको इस तरह हंसता हुआ देखकर दीप्ति और कार्तिक को बहुत खुशी हो रही थी। शायद ये मनोहर जी और मौसी के जीवन की नई शुरुआत थी। कार्तिक और दीप्ति अपने घर के माहौल को देखकर अब बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि घर में कोई भी दुखी नहीं था। सबके सब हंसी खुशी से एक साथ रह रहे थे। आस पड़ोस के लोग उल्टी सीधी बातें किया करते थे मौसी और मनोहर जी के बारे में, लेकिन दीप्ति उनका बहुत अच्छे से जवाब देती थी। अब जब हमारे पापा अकेले बैठे रहते थे, तब तो आप लोग कभी उनके पास नहीं आते थे। आज जब पापा जी मौसी के साथ खुश हैं, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। जब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं? जरूरी नहीं कि हर रिश्ता गलत ही हो। मौसी जी और पापा जी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता है, एक दोस्ती का रिश्ता। मैं तो बहुत खुश हूँ कि पापा जी और मौसी ने अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू की, और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर गए। अब आस पड़ोस के लोगों ने मौसी जी और पापा जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दिया था। इसी तरह हंसी खुशी से दिन कट रहे थे। मनोहर जी और मौसी दीप्ति को कोई भी काम नहीं करने देते थे। आज दीप्ति की डिलीवरी होने वाली थी और दीप्ति ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मौसी जी ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उनकी आंखें छलछला आईं। मनोहर जी भी अपने घर के चिराग को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कार्तिक, दीप्ति और बच्चे दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। इस तरह एक नई सोच के साथ एक परिवार हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जीने लगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।